गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम पाठ 11 प्रारंभ कर रहे हैं और पाठ का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वैसे नए सिलेबस के अनुसार इसमें से काफ़ी पॉइंट आपके हटा दिए गए हैं, कुछ सामान्य बिंदु इसमें छोड़ दिए गए हैं। एक कार्य का है और लास्ट में ऊर्जा शक्ति वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सबसे हम कार्य के बारे में कुछ सामान्य चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं। कार्य क्या चीज़ होती है? देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारे हम खेतों पर कार्य करते हैं, घर पर कार्य करते हैं, या फिर किसी पानी की बाल्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, किसी साधन में या वाहन में धक्का देना, ठीक है ना, या फिर अन्य भी अदर्स कई प्रकार के कार्य हम दैनिक जीवन में डेली करते हैं, रोजाना। लेकिन क्या हम जो भी कार्य प्रतिदिन करते हैं उन सभी को हम अपने कार्य की श्रेणी में ले सकते हैं? हम जो भी कुछ कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, अभी हम इस दीवार में धक्का दे रहे हैं, सब हम काम कर रहे हैं। वो अपनी भाषा में कार्य होता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में प्रत्येक कार्य को नहीं बता सकते। हम जो भी कुछ करते हैं उसके नहीं कह सकते हम कार्य कर रहे हैं विज्ञान की भाषा में, क्योंकि विज्ञान कार्य किया हुआ कब मानता है? विज्ञान कार्य किया हुआ मानने के लिए उसकी दो शर्तें होती हैं। एक तो हम उस वस्तु पर क्या लगाएं, बल लगाएं, और दूसरा उस वस्तु में क्या उत्पन्न होना चाहिए, विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए। जब ये दोनों घटक लग जाते हैं उसके पश्चात विज्ञान ये चीज मानती है कि वास्तव में आपने कोई कार्य किया है। अभी हम किसी भारी वाहन में धक्का दे रहे हैं, धक्का दे देते हमारे पसीना आ रहे हैं, ठीक है ना, हमने काफी थक चुके हैं हम, और फिर हम कह रहे हैं हमने कार्य किया है। और उस कार्य करने में, उस धक्का देने में हम उस वाहन को या उस साधन को बिल्कुल 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सके हैं, नहीं सरका सके हैं, तो हमने वहां पर कोई कार्य नहीं किया है, चाहे हमारे कितना भी पसीना आ रहा है उस समय। क्यों? क्योंकि विज्ञान कार्य किया हुआ तब मानता है, उस कंडीशन मानता है जब बल लगाने के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हुआ हो, यानी वो वस्तु हमने उसका स्थान परिवर्तन कर दिया हो, धक्का दे करके, बल लगा करके उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढकेल दिया हो, जब जाकर के वो कार्य की श्रेणी में आता है। और प्रत्येक जीव, चाहे अपन सजीव प्राणी हैं चाहे निर्जीव प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे अपन कार्य कर रहे हैं तो हमारी भी ऊर्जा खर्च होती है उस स्थान पर, और यदि कोई वाहन है, वाहन चलते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनकी में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऊर्जा आती कहां से है भाई? ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भाई? जो निर्जीव जो चीजें जैसे साधन है, वाहन है, इनमें ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन क्या होता है? डीजल है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, ये क्या होता है? उनका ईंधन होता है। जबकि अपन सजीव प्राणी हैं, अपना ईंधन क्या होता है? भोजन होता है। हमें भोजन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्ति के दो मुख्य स्रोत होते हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन दो चीजों से मुख्य रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे लिए एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्य के बारे में सामान्य चीज आप पढ़ चुके हैं, पहले कक्षा में आपके लिए समझा चुका हूं एक दिन, फिर दोबारा से बता रहा हूं। कार्य करने के लिए दो घटक मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, बल और विस्थापन। तो परिभाषा देखते हैं यहां पर कार्य की, कि बल के द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में खड़ी हुई है एक स्थान पर, यदि हम बल लगाते हैं तो बल के लगाने पर वह वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन हो जाए, वो जिस स्थान पर खड़ी हुई है, ए पॉइंट पर खड़ी हुई है, तो बल लगाने पर यदि वो कहां पहुंच जाए? बी पॉइंट पर पहुंच जाए। चलिए इसको हम व्यक्त कर देते हैं। यहां पर लिख दिया हमने ए और यहां पर लिख दिया हमने बी। हमने इस विराम अवस्था में जो वस्तु रखी हुई थी, इस पर बल लगाया, धक्का लगाया, और धक्का लगाकर हमने इसको कहां पहुंचा दिया? बी स्थान पर पहुंचा दिया। तो इसकी विराम अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आगे कह रहा है कि अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन। मान लीजिए कोई वस्तु धीरे धीरे ढुलक रही है, कोई फुटबॉल है, फुटबॉल खेलते हैं अपन, फुटबॉल है, धीरे धीरे फर्श पर लुढ़क रही है नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे लुढ़कती हुई फर्श बॉल में हमने क्या किया? पैर से जोर से किक मारी, ये जोर से प्रहार किया उस बॉल पर, तो पहले बॉल धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हमने पैर से उस पर किक लगाई तो बॉल का वेग और तेज हो गया, बॉल और तेज से आगे तरफ भागने लग गई, तो उसमें भी क्या, उसके वेग में परिवर्तन हुआ। तो परिभाषा क्या कह रही है कि बल का उपयोग करके या बल के द्वारा किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन या उसके वेग में परिवर्तन, गतिशील वस्तु उसके वेग में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब वेग में परिवर्तन कब होगा? जब हम क्या लगाएंगे? उस पर बल लगाएंगे, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो विस्थापन उत्पन्न होगा। तो क्या कह रहा है आगे कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है।
बल और बल की दिशा में गुणनफल, बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन? कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को व्यक्त करते हैं W से, बल को व्यक्त करते हैं F से और विस्थापन को व्यक्त करते हैं S से। बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अतः सूत्र होता है W बराबर Fs। W बराबर Fs होता है। अब देखिए इस स्थान पर प्रश्न बन जाते हैं कई बार, पेपर में न्यूमेरिकल पूछ लेता है। कैसे कहता है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर, सुने आप जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपके लिए, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करती है, 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करती है, तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बात सुने, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वह बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न को देखिए आप, वो कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल, तो किसका मान दे रखा है? F का मान दे रखा है। 5 मीटर विस्थापन किसका मान दे रखा है? S का मान दे रखा है। दोनों मान दे रखे हैं 10 और 5। क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे? W ज्ञात करवा रहा है। सूत्र है W बराबर Fs। मान रख दीजिए, W बराबर F का मान कितना है? 10, S का मान कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और कार्य का मात्रक होता है अपना क्या? जूल। तो 50 जूल उत्तर आ जाएगा। दिक्कत सीख लिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई सामान्य बात, ठीक है ना। अब बात अगली दूसरी चीज आती है इसमें कि यदि बल की दिशा वस्तु की विस्थापन की दिशा से अलग हो, अपन जिस दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं वो दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा, अपन बल तो किधर से लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन किसी अन्य दिशा में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन की दिशा में बल के घटक के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। कैसे कि अपन खड़े हुए हैं, कोई वस्तु नीचे फर्श पर पड़ी हुई है, तो अपन क्या करते हैं, किसी रस्सी से या किसी धागे से बांधकर उस वस्तु को अपनी ओर इस तरीके से खींचते हैं। तो अपन तो बल के द्वारा आरोपित कर रहे हैं ऊपर की ओर, वस्तु कहाँ खिसक रही है? नीचे की ओर। तो क्या होता है कि बल लगाया गया बल और उस बल के अनुदिश जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है नीचे, उन दोनों के मध्य में थीटा कोण बनता है इस स्थान पर, जिसे हम बल का घटक कहते हैं। देखिए कोई वस्तु पर यहां से बल लगाया जा रहा है, यानी अपन इसको इस तरीके से खींच रहे हैं। जब इसको इस तरीके से खींचेंगे तो वस्तु कहां सरक रही है? नीचे समतल पर सरक रही है। इस तरीके से बल लग रहा है, इस तरीके से विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के मध्य जो कोण बनता है, कितना बनता है? थीटा डिग्री का बनता है। तो ये कह रहा है कि विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक बनता है उसे अपन कहते हैं F cos थीटा। क्या कहते हैं? F cos थीटा। फिर कह रहा है अतः किया गया कार्य क्या हुआ? कार्य वही W बराबर Fs होगा, लेकिन यहां पर F का मान क्या है? F cos थीटा है। इस लिखेंगे यहां पर W बराबर बल की दिशा, बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणा में विस्थापन। अब बल का विस्थापन की दिशा में घटक क्या है? F cos थीटा है। पहले तो क्या था? खाली F था, लेकिन अब यहां पर कौन सा कोण बन रहा है? cos थीटा कोण बन रहा है। तो F cos थीटा, तो F cos थीटा इंटू S क्या यहां पर? विस्थापन है। तो W बराबर F cos थीटा इंटू S गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? W बराबर Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और cos 90 cos 180 का मान रखकर अपन आगे सूत्र इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इसमें आगे चल करके कि कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है? देखिए दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश राशियां और एक होती हैं अदिश राशियां। देखिए जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है वो तो कहलाती हैं सदिश राशियां। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो तो होती हैं सदिश राशियां, और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो होती हैं अदिश राशियां, ठीक है ना। तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। बता चुका हूं मैं आपके लिए एक दिन क्लास में कि कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य नेगेटिव भी हो सकता है।
अब किस कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है और किस कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए कोई ढलान वाली सतह है, कोई इस तरीके से ढलान वाली सतह है, इस ढलान वाली सतह पर कोई बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है ऊपर तरफ, कोई बैल है जो गाड़ी को ऊपर तरफ इस तरीके से खींच रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो बैल तो बल लगा रहा है कहां पर, ऊपर की ओर, ताकि वो उस गाड़ी को ले जा सके, ऊपर ले जा सके। लेकिन हो क्या रहा है कि वो गाड़ी ऊपर ना जाकर के उल्टी कहां जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। अब बल आरोपित किधर हो रहा है, ऊपर की दिशा में हो रहा है, तो F बल तो कहां लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन कहां हो रहा है, पीछे की ओर। तो ऐसी कंडीशन में जो बल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। और यदि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है, तो ऐसी कंडीशन बल कौन सा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। हम यहां पर खड़े हैं, हम किसी वस्तु में यहां से धक्का दें आगे की ओर और वो वस्तु आगे की ओर चली जाए तो वो बल कैसा होगा, धनात्मक बल होगा। ठीक है। तो दो प्रकार का बल, धनात्मक और ऋणात्मक बल होता है। ठीक है ना। तो बल धनात्मक, सॉरी, कार्य धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे बात आती है, चलिए ये तो बात होगी अपनी सरफेस, समतल वस्तु की, समतल सतह की। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंकने पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। कोई बॉल लें और किसी बॉल के ऊपर की ओर फेंकें तो वहां पर भी क्या लगता है, बल लगता है, और वहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इस चौक को ऊपर तरफ फेंकता हूं, उछालता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा कि चौक जैसे ही ऊपर उछलेगा तो मैंने बल लगाया, तो चौक ऊपर जब जाएगा तो विस्थापन उत्पन्न होगा उसमें, तो वहां पर भी कार्य हो रहा है, होगा कार्य वहां पर भी। अब वहां पर भी जो कार्य हो रहा है, तो लेकिन वहां पर एक चीज और लगती है, और वो चीज क्या होती है कि देखिए जिस वस्तु को अपन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं उस वस्तु में आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ वजन होता है वजन, जिसे अपन विज्ञान में द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को एम के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्त करते हैं, एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान को। किसी व्यक्त करते हैं, देखिए सिस्टम वही रहेगा, सूत्र है W बराबर Fs कार्य का। ठीक है। लेकिन जो बल लगाया जाता है उस बल दो चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, एक तो देखिए उस वस्तु का द्रव्यमान m, उस वस्तु का द्रव्यमान, भाई वस्तु में यदि वजन कम है तो उसको अपन ज्यादा ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। यदि वस्तु में वजन ज्यादा है, भारी वस्तु है, तो क्या आप उसको ज्यादा ऊंची उछाल सकते हैं, नहीं उछाल सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो पृथ्वी जो होती है, इस पृथ्वी के द्वारा जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाती है या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उस समय वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिससे हम किससे व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक तो सामान्य त्वरण होता है जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। बताता हूं मैं आपके लिए। देखिए एक होता है सामान्य त्वरण एक्सेलरेशन, जिसे अपन कहते हैं ए से व्यक्त करते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ए कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के कारण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और जिसे अपन किस से व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक निश्चित स्थान तक पहुंचने के पश्चात वह वस्तु ऊपर रुक जाती है और वापस कहां लग जाती है, नीचे लग जाती है, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वो किस कारण होता है, जी के कारण उत्पन्न होता है। तो जब भी किसी वस्तु पर नीचे से बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर दो कारक प्रभावी होते हैं, एम और जी। तो लगाया गया बल F बराबर किसके बराबर होता है, देखिए तो लगाया गया जो बल होता है, भाई जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जो बल लगाते हैं, यह लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई। तो F बराबर क्या होता है, mg होता है। दूसरी बात, अब अपन सामान्य रूप से लिखते हैं सूत्र W बराबर Fs, W बराबर Fs। देखिए अगर मान रखें अपन तो W बराबर F जब क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। अब बात करते हैं S की। जब अपन सीधे समतल दिशा में यदि अपन बात करें किसी वस्तु के अवस्था के परिवर्तन की, जब तो आता है विस्थापन S।
ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी की सतह से अपन ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वहां पर अपन कारक काम लेते हैं ऊंचाई। क्या काम लेते हैं कि भाई कितनी ऊंचाई पर वस्तु है, क्या काम में लेते हैं, ऊंचाई काम में लेते हैं। और ऊंचाई को व्यक्त करते हैं हम किससे, एच से। किससे व्यक्त करते हैं, तो यहां पर सूत्र आता है काम में डब्ल्यू बराबर mgh। कौन सूत्र काम में आता है, डब्ल्यू बराबर mgh काम में आता है। दिक्कत इसी के लिए mg यहां पर लगाया गया बल हो गया, h क्या होगा यहां पर विस्थापन हो गया, तो डब्ल्यू बराबर mgh। दिक्कत इसी के लिए। आगे चलें, आगे बात आती है, इसमें छोटी सी बात आती है इनके मात्रकों की, कि मात्रक क्या है कार्य के। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस। क्या होता है डब्ल्यू बराबर, देखिए डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू क्या है, कार्य है, एफ क्या है, बल है, और एस क्या है यहां पर विस्थापन। अभी बता रहा था मैं आपके लिए कि कार्य का मात्रक क्या होगा, एफ का मात्रक होता है एन, जिसे अपन कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। एस होता है विस्थापन, जिसे अपन व्यक्त करते हैं किससे, मीटर से। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ध्यान रखें, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो डब्ल्यू बराबर हो गया एन इंटू एम, और न्यूटन इंटू मीटर को कहा जाता है जूल। क्या कहा जाता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, तो जे बराबर हो गया एन इंटू एम, अर्थात जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का दूसरा मात्रक देखिए, ये तो आप सामान्य रूप से काम में लेते वो हो गया। दूसरा मात्रक क्या होता है कार्य का, देखिए कार्य बराबर बल का दूसरा मात्रक होता है डाइन। बल का एक मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, दूसरा मात्रक क्या होता है, डाइन। विस्थापन का दूसरा मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, छोटा मात्रक। छोटे मात्रक, बड़ा मात्रक मीटर होगा, छोटा मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या कहा जाता है, अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे न्यूटन इंटू मीटर क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ऐसे डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। डाइन यहां पर कोई भूजिंद ना आ रहे, टेंशन मत लो। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। देखिए बात करें, यदि कार्य को हम 1 जूल माने, क्या मान ले, 1 जूल, और बल को क्या माने, 1 न्यूटन, और उसको विस्थापन क्या माने, 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर, परिभाषा सुने आप 1 जूल की, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न कर दिया जाए, तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। किया गया कार्य कितना होगा, 1। दोबारा सुने, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल आरोपित करके, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल आरोपित करके उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न कर दिया जाए, तो उस वस्तु का किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। देखिए 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ध्यान रखना, पेपर में 1 नंबर प्रश्न पूछ देता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन कितने डायन होते हैं, 10 पावर 5 डायन होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 10 पावर 2 सेंटीमीटर। दोनों का गुणा करें तो घात हमेशा जुड़ती हैं गुणा में, ध्यान रखना। 5 और 2 7, कितने हो गए, 10 पावर 7 अर्ग। तो ध्यान रखें 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। पेपर पूछ देता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये हो गया आपका मात्रक। दिक्कत इसी के लिए। चलें आगे, देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है इस प्रश्न पाठ में एक, कि यदि सफर में जाते समय आप 12 किग्रा के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का मान दे रखा है 10 ms-2। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सफर में जाते समय आप 12 किग्रा के एक थैले को, थैले का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 12 किग्रा, फिर कह रहा है धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, ऊंचाई दे रखी है उसकी h बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊपर पीठ पर रखते हैं, तो थैले के द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी का मान दे रखा है इसमें कितना अपन लिए 10 दे रखा है। जी का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है।
10 ms-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या तो करवा रहा है, डब्ल्यू ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू बराबर होता है, हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ एस, ये होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। देखिए डब्ल्यू बराबर एफ का मान क्या बताया था मैंने आपके लिए, एम जी। जब ऐसी कंडीशन हो तो सूत्र को कन्वर्ट करेंगे अपन, डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा एफ के स्थान पर, एस के स्थान पर क्या हो जाएगा एच, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच। मान रखिए एम का मान कितना है 12 के ग्रा, जी का मान कितना है 10 और एच का मान कितना है 1.5। गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 गुणा 15 बराबर 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, 180 जूल। 180 जूल। दिक्कत इसी के लिए। देखिए एक सवाल और दे रखा है इसमें नीचे, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा करके रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा करके, किसका मान दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, एफ बराबर 5 न्यूटन। फिर देखिए रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का, मतलब cos 30 बन रहा है। कितना बन रहा है, cos 30, cos 30 डिग्री का बन रहा है। और cos 30 का मान होता है √3/2, मान दे रखा है प्रश्न में √3/2, या फिर होता है 0.866। आगे देखिए इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, अब देखिए वस्तु जो खींची जा रही है वो नीचे समतल पर खींची जा रही है, इसलिए विस्थापन क्या होगा, एस ही होगा। तो विस्थापन एस कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्या निकलवा रहा है, डब्ल्यू ही निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, अब देखिए चीज वो देखिए जो अपने लिए प्रश्न में दे रखी है, एफ दे रखा है, एस दे रखा है, कॉस का मान दे रखा है। याद कीजिए सूत्र कौन सा अप्लाई होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे सबसे पहले कौन सा लगाना है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान कितना हमारे पास 5, एस का मान कितना है 20 और कॉस 30, कॉस का मान कितना है कॉस 30। अब देखिए 5 गुणा 20 कितना उत्तर आएगा 100 गुणा कॉस 30 का मान कितना है 0.866, 0.866 गुणा कर दिए उत्तर आ जाएगा 86.6 जूल। 86.6। दिक्कत इसके लिए, चलिए ये हो गया आपका कार्य का पॉइंट। देखिए अगला टॉपिक है शक्ति, इंग्लिश में पावर कहते हैं इसको। देखिए शक्ति क्या चीज होती है, देखिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों के लिए 2 पॉइंट बना दिए अपन ने, ए और बी। मान लीजिए उन दोनों व्यक्तियों से अपन एक बात कहें कि आपको यहां से दौड़ करके और कहां पहुंचना है, बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब दोनों व्यक्ति हैं, जो ये व्यक्ति है ये तेज गति से दौड़ता है और तेज गति से दौड़ करके बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति है वो थोड़ा धीरे धीरे चलकर कहां पहुंचता है, बी पॉइंट तक पहुंचता है। कार्य दोनों ने किया है, दोनों ने चल करके कहां पहुंचे, बी पॉइंट तक पहुंचे हैं। लेकिन बात यह आती है कि किस व्यक्ति ने उस पॉइंट पर पहले पहुंचा, कौन सा व्यक्ति पहले पहुंचता उस जगह पर, किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसकी शक्ति पर या उसके द्वारा लगाए गए पावर पर। जो व्यक्ति शक्तिशाली था उसने दौड़ लगाई और दौड़ लगा के वो पहले पहुंच जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने उस शक्ति का उपयोग कम किया। पहला व्यक्ति शक्तिशाली होगा, दूसरे व्यक्ति कम शक्तिशाली होगा। अर्थात कहें विज्ञान की भाषा में तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर को या कार्य संपन्न करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या किसी वाहन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, किसी युक्ति के द्वारा प्रति एकांक समय में या प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यदि W कार्य करने में T समय लगता है, कोई भी वाहन है, कोई युक्ति है, कोई साधन है, कोई व्यक्ति है, वो W कार्य करता है, कार्य किस व्यक्त करते हैं, W से कार्य व्यक्त करते हैं, तो W कार्य को करने में कितना समय लगता है,
टी समय लगता है, समय को किस व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। यदि W कार्य करने में टी समय लगता है तो शक्ति का सूत्र होता है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे कार्य को करने में लगा समय। तो शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। शक्ति को व्यक्त करते हैं P से, कार्य को व्यक्त करते हैं W से और समय को व्यक्त करते हैं T से। तो P बराबर W अपॉन T। सूत्र क्या होगा शक्ति का, P बराबर W अपॉन T। देखिए W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो P बराबर होगा जूल बटे सेकंड। क्या होगा, जूल बटे, मैं आपको यहीं पर बताता हूँ मात्रक शक्ति का, जूल बटे सेकंड को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा, जिसे हम किस व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं वाट। अब बात यहां पर एक नंबर के प्रश्न की आती है कि शक्ति का मात्रक वाट क्यों रखा गया। तो शक्ति का मात्रक वाट वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान रखा गया था, जिसने सबसे पहले भाप के इंजन की खोज की थी। पहले जो ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी ना, जो भाप के इंजन से चलती थी, और भाप के इंजन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जेम्स वाट ने की थी। इस जेम्स वाट के सम्मान में ही शक्ति का मात्रक क्या रखा गया, वाट रखा गया। शक्ति का एक अन्य दूसरा मात्रक भी होता है जिसे अपन कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति, घोड़ों की शक्ति, अश्व शक्ति, जिसे अपन हॉर्स पावर कहते हैं। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो मात्रक की बात हो गई। एक मात्रक क्या होता है इसका, वाट। दूसरा मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, जिसे हम HP के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, दोबारा आइए। तो P बराबर होता है W अपॉन T। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य को करने में लगा समय। अब बात करें कि कार्य बराबर पढ़ा था हमने बल गुणा विस्थापन, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य को व्यक्त करते हैं W से, बल को व्यक्त करते हैं F से, और विस्थापन व्यक्त करते हैं S से। अतः W बराबर FS। W बराबर क्या होगा, FS होगा। तो देखिए W बराबर जब FS है तो यहां पर क्या रखा ऊपर, W मान रखिए इसमें। तो जब W का मान रखा हमने FS, तो P बराबर होगा FS अपॉन T। क्या होगा, FS अपॉन, भाई W का मान क्या निकाला हमने यहाँ पर, FS निकाला। तो ये सूत्र वही है ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है ना। W ये मान रख दिया हमने FS अपॉन क्या आ गया, T। देखिए कक्षा 9 की एक चीज याद कीजिए आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि A बराबर S अपॉन T, त्वरण। ये क्या है यहाँ पर, त्वरण। ये क्या है आपका विस्थापन, और ये क्या है आपका समय। तो A बराबर S अपॉन T पढ़ा था हमने, त्वरण बराबर विस्थापन बटे विस्थापन में लगा समय। तो A बराबर S अपॉन T। देखिए यहाँ पर आ रहा है S अपॉन T आ रहा है ना। यदि मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, P बराबर F गुणा S अपॉन T, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। और S अपॉन T किसके बराबर होता है, सॉरी A नहीं V, गलत हो गया, वेग। V बराबर S अपॉन T, A नहीं है, गलत हो गया भाई। तो S अपॉन T का मान किसके बराबर है, V के बराबर। तो हमने मान रख दिया, तो सूत्र आ गया P बराबर F V। P बराबर F V। चलिए P बराबर F V होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या फिर हमारे सामने आ गई कि F किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, क्योंकि कोई वस्तु गति करती है, समतल वस्तु पर गति करती है। यदि ऊपर गति करती है तो फिर तो गुरुत्व त्वरण कौन सा लग जाता है, G लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने F बराबर किसकी, mg की। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम समतल वस्तु की, समतल सतह की। और समतल सतह पर जब कोई वस्तु गति करती है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो वहां पर त्वरण काम आता है कौन सा, A। तो F बराबर ma, उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर क्या होता है, बल होता है। तो F बराबर ma, F का मान रख दीजिए ma, तो सूत्र हो गया P बराबर ma v। तो देखिए यहाँ पर कई सूत्र निकल के आए शक्ति के हमारे पास। अब कोई भी जो न्यूमेरिकल आपके लिए दिया जाएगा, आंकिक प्रश्न जो दिया जाएगा, वो आपके लिए किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर निर्भर कर रहा है, इस स्थान पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, फिर कहाँ पर कर रहा है। जो चीज़ आपके लिए दी जाती हैं उसी के आधार पर सूत्र अप्लाई करेंगे वहाँ पर। यदि आपके लिए प्रश्न में ये दे दिया जाए, W का मान दे दिया जाए और समय दे दिया जाए, तो अपन सूत्र लगाएंगे P बराबर W अपॉन T।
यदि आपके लिए शक्ति का ही प्रश्न दिया है और आपके लिए क्या दे दिया, लगाया गया बल दे दिया और उसका वेग दे दिया v, ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे P बराबर एफ वी। यदि आपको पेपर में वस्तु का द्रव्यमान दे दिया, त्वरण का मान दे दिया और वेग दे दिया, तो फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे, P बराबर MAV लगाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपना पॉइंट हुआ कौन सा, शक्ति का। अगली बात आती है इसमें एक और, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए आज का टॉपिक अपना विद्युत शक्ति। देखिए विद्युत शक्ति क्या चीज होती है, विद्युत परिपथ में जो विद्युत सर्किट जो होता है अपना, उस विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर जो होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र स्थापित करते हैं, यदि Q कूलाम आवेश, यदि Q कूलाम का एक आवेश t सेकंड में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, वोल्ट को व्यक्त करते हैं किससे, V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो शक्ति का सूत्र वही होगा जो अपन ने गत वीडियो में पढ़ा था, P बराबर W/T। अतः शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा कुल समय। लेकिन यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो V और Q के गुणनफल के बराबर होगा, विद्युत विभव और Q कूलाम आवेश के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात W बराबर VQ। W बराबर क्या होगा, VQ। मान रखते हैं तो W की जगह क्या रख देंगे, मान VQ अपॉन समय किस व्यक्त करते हैं, T से। अतः सूत्र हो जाएगा P बराबर VQ/T, P बराबर VQ/T। अब देखिए जो पाठ था अपना, गत पाठ था विद्युत ऊर्जा वाला, वैसे आप सिलेबस हट चुका आपकी बार, लेकिन विद्युत ऊर्जा जो वाला पाठ था वहां पर यदि अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं, I बराबर Q/T को, I बराबर Q/T। Q कूलाम आवेश, Q किसका मात्रक है, आवेश का, और T किसका मात्रक है, समय का। I कहते हैं विद्युत धारा को, किस कहते हैं, विद्युत धारा बराबर कूलाम आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे में समय। Q/T का मान किसके बराबर है, I के। तो देखिए जो अपने यहाँ पर Q/T है, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ V इंटू Q/T। तो Q/T का मान रखने पर, और Q/T का मान क्या हमारे पास, I, तो मान रखा, सूत्र निकल गया P बराबर VI, P बराबर VI। इसको जगह क्या रखते हैं पर मान I, तो सूत्र हो गया P बराबर VI। तो ध्यान रखें विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, सूत्र होता है P बराबर VI, और मात्रक वही होता है जो सामान्य शक्ति होता है, वाट। क्या होता है, वाट। अब देखिए पेपर में प्रश्न पूछ लेता है इस सूत्र पर, तो आपके लिए पेपर में V का मान देगा और I का मान देगा, विभव का मान देगा और आपके लिए विद्युत धारा का मान देगा। और यदि आपसे शक्ति निकलवाता है तो अपन सूत्र याद करेंगे P बराबर VI से निकालेंगे उत्तर, ठीक है ना। अब देखिए एक मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वाट, ठीक है ना। लेकिन अपने घरों में जो विद्युत ऊर्जा आती है भाई, अपनी जो लाइट लगी हुई, इस लाइट के जो बिल आते हैं वो किस में आते हैं, यूनिट में आते हैं। किस में आते हैं, तो विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है यूनिट, जिसको अपन व्यापारिक मात्रक भी कहते हैं। पेपर में एक नंबर का प्रश्न पूछ जाता है कई बार कि विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, यूनिट। क्या है, जिसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा, या फिर kWh से व्यक्त करते हैं। अब बात ये आती है कि एक kWh का मान किसके बराबर होता है, एक kWh का मान किसके बराबर होता है, या एक यूनिट का मान किसके बराबर होता है। तो देखिए एक यूनिट का मान होता है एक kWh के बराबर। अब देखिए एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है ना। वाट, ठीक है ना। घंटा में, एक घंटे में 60 मिनट और 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो 60 गुणा करते कितना आ गया, ये आ गया साहब। निकालने पर इसका उत्तर आता है ये 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना आता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। कई किताबों में इसको इस तरीके से दे रखा है 36 × 10⁵ जूल, जो भी सही है, ध्यान रखें। कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा 36 × 10⁻6 जूल। यहां पर हमने एक संख्या और आगे बढ़ा दी, इसलिए मान लिख दिया 3.6 × 10⁻6
जूल। जब यहाँ पर पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक संख्या घट जाएगी और 10 पावर 5 जूल रह जाएगा। ठीक है, तो एक kWh का मान होता है किसके बराबर, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। आपका ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।